हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सभी लोग बहुत खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और आप सभी को मालूम है कि हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं। इस एकेडमी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं और इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इस समय फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है फोर्स एनालिसिस और उसमें शायद ये तीसरी या चौथी प्रॉब्लम है। टॉपिक का नाम है फोर्स एनालिसिस और चैप्टर का नाम है और टॉपिक का नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसमें हम लोग आज प्रॉब्लम 3 को देखेंगे। तो अगर आप पिछले प्रॉब्लम लेक्चर में जाएं, पिछले वीडियो को देखें, तो उसमें हम लोगों ने एक सिलेंडर को एक वी शेप के ग्रुप में रखा था और कोशिश किया था आइडेंटिफाई करने की कि जो सपोर्ट्स हैं उनकी रिएक्शन क्या है। आपसे मैंने कहा था कि अगली बार मिलेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, थोड़ी सी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स होगी। तो थोड़ा सा बहुत धैर्य रखकर 10-15 मिनट का वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये ज्योमेट्री क्लियर समझ में आएगी। ठीक है ना, और आगे के क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे। तो आइए देखें प्रॉब्लम क्या है। ये कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, इसको पहले घूर घूर कर गौर से देख लीजिए। मैं पहले बता दूं क्या क्या है। तो एक डब्बा है, ठीक है, कनस्तर टाइप का डब्बा है ना, जैसे टीन का कनस्तर आता है ना तेल वाला, उस टाइप का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, लैंग्वेज में लिखा होगा चैनल, ए चैनल। ठीक है, खैर ये कनस्तर जैसा डब्बा है। उस कनस्तर जैसे डब्बे के अंदर आपको 2 फुटबॉल रखनी है। 2 फुटबॉल हैं, 2 फुटबॉल, स्फीयर कहा जाए, फुटबॉल कहा जाए। तो आप समझिए कि उस डब्बे के अंदर 2 फुटबॉल रखनी है। दोनों जो फुटबॉल हैं, पहली बात क्या है, स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है। इसका मतलब हमें फ्रिक्शन फोर्सेस का जिक्र नहीं करना है, तो फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं आएंगे यहाँ पे। अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा भी नहीं है, वो मज़े की बात ये भी है। ये सब जब पढ़ लेंगे तब उसमें देखेंगे क्या करना है। दूसरी बात क्या है, इन दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर रेडियस सेम है तो डायमीटर भी सेम होगा। कितना रेडियस है, 100 है। अगर रेडियस 100 है तो डायमीटर कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, दोनों का वेट भी सेम है। वेट कितना है, वो भी 100 न्यूटन है। डायमीटर 200, वेट 100 न्यूटन है और इसको इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, जो डब्बा है, कनस्तर है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 360 मिलीमीटर है और रेडियस कितना है, 100 मिलीमीटर। तो इतना सब करने के बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट। फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट। तो देखिए थोड़ी सी इसमें क्या दिखाई क्या पड़ रहा है कि ऐसा हमें करना क्यों पड़ रहा है, हमें सपोर्ट पे रिएक्शन क्यों निकालनी पड़ रही, थोड़ी इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर रेडियस आपके पास 100 है, अगर रेडियस गिवन है 100, ठीक है, तो डाया कितना होगा, डाया होगा 200। मतलब इसका टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस 200 है। ठीक है ना। अब अगर मुझे आप बताइए कि अगर ये डाया 200 है और दोनों सर्किल, दोनों जो स्फीयर है, दोनों फुटबॉल हैं, ये अगर अगल बगल रखे जाते, ऐसे रखे जाते, अगल बगल सटा के ऐसे रखे जाते, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी। तब आप कहते कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका डायमीटर 200 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका डायमीटर 200। कुल मिला के आप कहते कि अगर ये डिस्टेंस 400 mm मिल जाती, तब ये डब्बे तब ये दोनों हमारे जो फुटबॉल हैं ये अगल बगल हो सकते थे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस चैनल की चौड़ाई कम से कम 400 मिलीमीटर होता, तब ये दोनों बॉल इसके अंदर ऐसे नहीं रहते, ये अगल बगल आ जाते, है ना। ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि चैनल की जो चौड़ाई है, जो इसका विड्थ है, वो 360 मिलीमीटर है। 360 मिलीमीटर है, जो कि इससे कम है, 360 मिलीमीटर है ना। तो कैसे इसके अंदर दोनों बॉल फंस जाएंगी, फंसेंगे नहीं, है ना। इनको इसके अंदर आने के लिए कम से कम इतना चाहिए। इस वजह से ये इनकी पोजीशन बन जाती है। अब जब ये पोजीशन बन गई तो इस दोनों बॉल को सहारे कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। इस बॉल को सहारा कौन दे रहा है, तो एक ये दीवार दे रहा है, नीचे नहीं गिरने दे रहा है। एक इसको कांटेक्ट में ये नीचे वाला जो बॉल है, नीचे वाला स्फीयर है, ये संभाल रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए 2 सहारे हो गए। ऐसे ही इसके लिए देखा जाए तो इधर से ये दीवार सहारा दे रहा है, इधर से ये दीवार सहारा दे रहा है और इसके ऊपर से ये और धक्का दे रहा है। तो नीचे वाले फुटबॉल के लिए ऊपर वाले फुटबॉल का जो वेट है वो उस एज ए एक्सटर्नल लोड काम कर रहा है ना।
तो एफबीडी में हम लोग क्या बात किए थे, एफबीडी में क्या क्या बनता है, एफबीडी में क्या बनता है कि सभी सपोर्ट हटा के रिएक्शन लगाई जाए, प्लस बॉडी का सेल्फ वेट लगाया जाए, प्लस अगर उसके ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है बाहर से उसको भी दिखाया जाए। इतना अगर दिखा पाते हैं ना, तभी जो डायग्राम बन के आता है उसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इन दोनों की अलग अलग एफबीडी बनाएं, और तभी हमें जो कांटेक्ट पॉइंट है, जहाँ जहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट ए पर है, बी का मतलब है इन दोनों के बीच का कॉमन कांटेक्ट पॉइंट, डी का मतलब है यहाँ का कांटेक्ट पॉइंट, और सी का मतलब है यहाँ का कांटेक्ट पॉइंट। तो ये 4 आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो भाई पहले इसको तो हम साफ कर दें, तो क्या हो गया, रुकिए। हाँ, तो एफबीडी बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पहले हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एफबीडी कैसे बनेगी बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रक्रिया एफबीडी बनाने का हमेशा की तरह हम पहले ज्योमेट्री क्लियर करेंगे और एक लाइन डायग्राम बनाएंगे। लाइन डायग्राम का मतलब क्या है, बार बार कह रहा हूँ, हर वो लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से फोर्स गुजरेगा, ठीक है। उसके अलावा और भी लाइनें हम बनाएंगे अपनी सुविधा के लिए, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब बनाएंगे, लेकिन फोर्स की लाइनें बनाना जरूरी है, उसको मैं कह रहा हूँ लाइन डायग्राम बनाते हैं। आइए डॉटेड लाइन से लाइन डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक, पहली बात क्या हुआ, इस स्फेयर की अगर बात करें तो इस स्फेयर के लिए ये जो दीवाल है ना, मैकेनिकल की भाषा में दीवाल है, लेकिन ज्योमेट्री की भाषा में क्या है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। कांटेक्ट पॉइंट ये है, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो जाहिर सी बात है वो सेंटर से उसे गुजरना चाहिए। ये लाइन मैंने बना दिया, ध्यान रखिएगा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फर्श के पैरेलल है, और ये सेंटर से गुजर रहा है। अभी मुझे नहीं पता सेंटर कहाँ पे है, लेकिन सेंटर जहाँ भी है इसी लाइन पर है, ये कंफर्म हो गया। ये क्लास 8 9 तक की ज्योमेट्री से बात क्लियर हो रही है। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होता है, ठीक है ना। इतनी बात अगर स्पष्ट हो गई तो आगे बढ़ते हैं। यही प्रॉपर्टी अगर इस पे लगाया जाए, जो फर्श है ये भी आपका टेंजेंट है, तो इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो भी सर्किल के सेंटर से ही पास होगा। तो ये देखिए मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये भी सर्किल के सेंटर से पास हुआ। अब जब दोनों ही सर्किल के सेंटर से पास हो गए तो पता चल ही गया ना कि ये पॉइंट हमारा जो दिख रहा है यही तो सेंटर होगा, और क्या होगा, यही हमारा इस सर्किल का सेंटर हो गया। यही काम अगर हम यहाँ पे करें फिर से दूसरे वाले फुटबॉल के लिए, तो ये टेंजेंट हुआ, इसका नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सर्किल के सेंटर से पास होगा। ये देखिए इसका ये मैंने लाइन खींच दी नॉर्मल, ठीक है भाई, शायद नॉर्मल ही दिख रहा है, लाइन तो ठीक जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 सर्किल हों, है ना। अगर 2 सर्किल है, चाहे एक छोटा हो एक बड़ा हो, ऐसे भी मान लेते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये दोनों सर्किल आपस में टच करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बहुत छोटे भी हो सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका सेंटर मुझे मालूम है अगर, और इसका सेंटर मुझे मालूम है अगर, तो अगर मैं सेंटर लाइन, इस लाइन दोनों सेंटर्स को अगर मैं मिलाता हूँ, इनको ज्वाइन करता हूँ, इनको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ, तो ये थ्योरम है कि अगर 2 सर्किल आपस में टच कर रहे हैं और उनके सेंटर्स को आपस में मिलाया जाए, एक लाइन से, एक लाइन ये हुई, सेंटर ये हुआ, इस लाइन से मिलाया जाए, तो जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो भी इसी लाइन में होगा। मतलब कहने का क्या है कि सर्किल के दोनों सेंटर और दोनों सर्किल का कांटेक्ट पॉइंट, वो दोनों तीनों एक ही लाइन पे होंगे, है ना। तीनों ही कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए ध्यान से जरा, ये कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पे, दोनों सर्किल का कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पर है, ये यहाँ पे है, ठीक है। इस केस में हमें ये मालूम था, हमने मिला दिया तो कहा ये कांटेक्ट पॉइंट है। अब इस हमारे केस में क्या है, हमें ये पॉइंट मालूम है, कांटेक्ट पॉइंट मालूम है, इन दोनों को मिला के बढ़ा दे आगे। तो हम देखिए हमने आगे बढ़ाया, और जहाँ उस लाइन को कट करेंगे हम कह देंगे वो सेंटर है, ठीक है ना। अरे भाई बड़ी बढ़िया ज्योमेट्री है, कान इधर से पकड़ते हैं फिर उधर से पकड़ते हैं, इसी में सारा काम प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए मैंने इसको ये मिला दिया, ठीक है ना। तो हमने कहा कि मुझे क्या मालूम था, मालूम क्या था, ये पॉइंट मालूम था, इसका सेंटर मालूम था, ठीक है, ये सेंटर मालूम था, इसका ये कांटेक्ट पॉइंट मालूम था। आगे लाइन बढ़ाया
और इस नॉर्मल लाइन को इसने यहाँ पे टच किया तो ये सेंटर हमें मिल गया। इस प्रक्रिया से हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए। तो दिखाई क्या पड़ा, डी पॉइंट की रिएक्शन इस लाइन पे जाएगी, जो इस सर्किल का वेट होगा डाउनवर्ड इस पे जाएगा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन रिएक्शन और एक्शन आएगा, ये इस पे एक्शन लगाएगा, ये इस पे रिएक्शन लगाएगा, वो इस लाइन पे जाएगा। अभी एक चीज़ बच रही है, क्या बच रही है भाई, क्या बच रही है, हाँ, इसका वेट की लाइन नहीं दिखाया आपने भी। ऐसा मत करिए, ऐसी पार्शलिटी मत करिए। ये देखिए इसकी वेट की लाइन दिखानी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो ये इसकी वेट की लाइन हो गई। अब मुझे लग रहा है सारी लाइनें आपने बना के रख लिया है, ठीक है, सारी लाइनें बना के रख लिया। अब कोई समस्या वाली बात मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ऐसे करके। ठीक है, चलिए, ओके। तो लाइन डायग्राम वाला काम तो हो गया, ठीक, लाइन डायग्राम बन गया है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, लाइन डायग्राम बन गया है। अब हमें बनानी है दोनों की FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए, अब फिर से डायग्राम बनाना है तो जगह खाली कर लें और जुट जाएं डायग्राम बनाने में। आइए, थोड़ा सा स्पेस मिल चाहिए हमको, और ये देखिए, ठीक, यहाँ बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो पहले हम दोनों बॉल को तो कॉपी कर लें, ठीक है भाई। तो ये दोनों फुटबॉल हमारी कॉपी हो जाओ भाई। अच्छा, कैसे होगा, चलो ठीक, रहने देते हैं, कॉपी नहीं हो रहा है तो हम नया बना लेते हैं, ऐसा भी क्या है, ठीक है। हमने ये दोनों फुटबॉल को हवा में, क्योंकि FBD का मतलब है सबको हवा में अलग अलग बनाना है, तो दोनों फुटबॉल को हम एयर में लेके अलग अलग देखते हैं। तो कैसे दिखाई पड़ता है कि एक फुटबॉल तो ये है, ठीक है, छोटा ही बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के इस लाइन पर देखा जाए तो किस लाइन पे, एक लाइन है जो कि ऐसे तिरछा पास हो रहा है, ये लाइन दिख रही है ना, ठीक है। लोगों अभी इसी के पैरेलल दिखाएं, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास सेंटर है, ये पहली फुटबॉल यहाँ पे है, और इसी का क्लोन बना लें तो दूसरा फुटबॉल यहाँ पे है, ठीक है, ये है। और जो लाइनें दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, वो लाइनें क्या हैं, वो लाइनें, एक लाइन तो ये लाइन है, दूसरी लाइन ये लाइन है, तीसरी लाइन यहाँ पर क्या बात हुई थी, ये है, ये लाइन है, और इसकी वेट ये लाइन है। कुल मिला के FBD में यही लाइन दिखाई पड़ेगा। चलिए फोर्सेस दिखा लेते हैं। फोर्सेस दिखाने की बात करते हैं तो फोर्स दिखाते हैं भाई। सबसे पहला काम तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा। वेट कितना है, आपने कहा है 100 न्यूटन। इसका वेट भी डाउनवर्ड काम करेगा, कितना है, 100 न्यूटन, यही तो है ना, ठीक है। अच्छा, डी बार बार देखा जाए, इस डी पर ये बॉल, ये स्फीयर इसको पुश करेगा, इधर धक्का देगा, वो एक्शन कहलाएगा, ये इसको इधर देगा और रिएक्शन कहलाएगा। तो इसकी रिएक्शन तो लगेगी यहाँ पर, मैं इसको आगे बढ़ा के यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहे हैं RD। ऐसे ही नीचे देखें फर्श पे, ये नीचे फर्श को नीचे दबाएगा, वो एक्शन कहलाएगा, फर्श इसको ऊपर पुश करेगा और रिएक्शन कहलाएगा। रिएक्शन तो यहाँ पे लगेगा, लेकिन लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की मदद से इसको हम ऊपर दिखा सकते हैं। तो इसको हमने कहा कि ये हो गया RC, क्योंकि इस पॉइंट की रिएक्शन है ना, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट, और ये A पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इन दोनों के बीच में देखा जाए, एक बॉल, एक स्फीयर ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाला जो फुटबॉल है ये नीचे वाले को धक्का देगा, इसे कहेंगे एक्शन, और ये क्या करेगा, रिएक्शन, ठीक है ना। तो नीचे वाले पे फोर्स इस तरफ आएगा और ऊपर वाले पे फोर्स इस तरफ, ऐसे करके आएगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड एक्शन, लेफ्ट हैंड इसकी वजह से इस पे एक्शन है, और ये राइट हैंड क्या है, नीचे वाले फुटबॉल की वजह से ऊपर वाले फुटबॉल पे लगने वाला रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे एक्शन, दिस इज नोन एज एक्शन। कौन लगा रहा है, ये एक्शन है, और ये क्या है, रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, किसने बताया था, न्यूटन साहब ने बताया था, ठीक है ना। तो नाम क्या देते हैं, इसका B पॉइंट पे है, नाम दे देते हैं RB। RB रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गया, और ये RB जो है ये एक्शन है,
ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक वैसे ही ए पॉइंट पर देखा जाए, ये जो फुटबॉल है इस दीवार को धक्का दे रहा है, तो इधर हुआ एक्शन और दीवार इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, इसे कहेंगे रिएक्शन। ये फोर्स दीवार इस पे यहाँ लगाएगा, लेकिन फिर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा देंगे तो हम इसको यहाँ दिखा सकते हैं, इसको कह रहे हैं आर बी। बात क्लियर हुई? तो इस बॉल पर 3 फोर्स दिखाई पड़े, इस पे 4 फोर्स दिखाई पड़े, तो जाहिर सी बात है इसको तो लामी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ पर 4 फोर्स हैं, कॉन्करेंट हैं लेकिन इक्विलिब्रियम में भी हैं, लेकिन 4 फोर्स होने की वजह से 4 फोर्सेज हैं, तो यहाँ पे हम लामी थ्योरम लगा नहीं पाएंगे। इस पर अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। अब हम कुछ भी करें, लेकिन हमें कुछ फोर्सेस दिख रहे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ना एक्स में है ना वाई में है। देखिए 100 वाई में, आर बी एक्स में, आर सी वाई में, आर डी एक्स में और 100 न्यूटन वाई एक्सिस पर है। ये सब सीधे साधे हैं। ये जो आर बी है ये इंक्लाइंड है, ये बदमाशी कर रहा है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और रिजॉल्व करने के लिए हमें इसका कोई एंगल तो चाहिए, है ना। अगर हमें ये इधर से ये एंगल मिल जाता तो कहते आर बी कॉस, आर बी साइन, है ना। जितना एंगल ये हो जाएगा उतना ये भी हो जाएगा, उतना ये भी हो जाएगा, है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एंगल निकाल के सारा काम चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे कैसे, ध्यान दीजिए। अगर किसी तरीके से मैं ये एंगल निकालने की बात करूं तो मान लेते हैं एंगल अल्फ़ा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, 2 पैरेलल लाइन से कट कर रहा है, ठीक है ना। जितना एंगल अल्फ़ा ये होगा तो इसी का अपोजिट एंगल दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फ़ा। तो एक अल्फ़ा निकालने से सारा खेल खत्म हो जाएगा। एक अल्फ़ा निकालने से सारा खेल खत्म। एक तीर से कई निशाने होने वाले हैं। तो चलिए अल्फ़ा निकालते हैं। अब यहाँ मुझे कुछ टेक्निक आपको बतानी थी, ठीक है। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात क्या आती है ना कि एंगल निकालने के लिए ही सब परेशानी पैदा होती है, क्योंकि थोड़ी ज्योमेट्री लगाने में कमजोरी हो चुकी है ना। तो एंगल निकालने के क्या तरीके हैं, तो मैंने ये समझा है कि मैकेनिक्स में एंगल कैसे निकलता है। देखिए, एंगल या तो एंगल से निकलेगा, है ना, या तो एंगल से निकलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, लेक्चर देखिएगा, एक एंगल मालूम था, उसमें हम कुछ करते करते प्रॉपर्टीज लगाते हुए आगे बढ़े और जहाँ चाहिए तो वहाँ मिल गया। तो या तो एंगल से निकलता है, और नहीं तो एंगल निकालने का एक तरीका और भी है। अगर हमें कोई ट्रायंगल दिख जाए, कोई ट्रायंगल दिख जाता है, और किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें 3 चीज़ें मालूम हो, चाहे 2 भुजाएं मालूम हो, एक कोण मालूम हो, कोई भी, भाई एक ट्रायंगल में क्या चीज़ें होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 6 चीज़ें होती हैं। इसमें से अगर 3 चीज़ें हमें मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री की जो पढ़ाई हमने किया है, साइन रूल, कॉस रूल, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसकी मदद से हम एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल निकालने का तरीका क्या है? या तो एंगल से एंगल निकालिए, या एंगल जो है ट्रायंगल से निकालिए। ट्रायंगल की मदद से एंगल निकालिए, है ना, और चाहे एंगल की मदद से एंगल निकालिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इस एरो को इधर ना करके थोड़ा आ गया, ठीक है, रुकिए जरा। मैं कहना क्या चाह रहा था? मैं कहना ये चाह रहा था कि चाहे एंगल की मदद से आप एंगल निकालिए, एंगल की मदद से एंगल निकालिए, और चाहे ट्रायंगल की मदद से आप एंगल निकालिए। तो ट्रायंगल में कोई भी 3 चीज़ें, अगर 3 आइटम आपको मालूम है तो ये एंगल निकल सकता है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो आइए देखते हैं, इसी का कुछ सहारा लेकर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम अपने इस डायग्राम में कोई एंगल तो है ही नहीं। कहीं एंगल को दिख रहा है? कोई एंगल दिया ही नहीं गया है। और जब एंगल नहीं दिया गया है तो ये तो नहीं पॉसिबल है कि एंगल से एंगल तो नहीं निकलेगा। तो बचेगा क्या? ट्रायंगल से एंगल निकालना। अब कोई ट्रायंगल ढूंढा जाए, ऐसा ट्रायंगल ढूंढा जाए जहां पर 3 चीज़ें कम से कम मालूम हो। देखो भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये तो एफबीडी है, सब हवा में है। जो मिलेगा सब यहाँ मिलेगा। इसी रियलिटी में देखिए, है ना, इसी रियलिटी में देखिए क्या मिल सकता है। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, आइए देखिए गौर से। अगर बहुत ध्यान से आप देखें तो आपको इसमें एक ट्रायंगल मिलता हुआ सा दिखाई पड़ेगा। वो ट्रायंगल कौन सा है मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये ट्रायंगल आपको ऐसे ऐसे और ये दिखाई पड़ा,
ठीक है ना। और कमाल की बात क्या है कि इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या मालूम है, इसको मैं अलग से अगर बना लेता हूँ, अगर मैं इसको अलग से बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस ट्रायंगल में मुझे क्या क्या मालूम है। रुकिए भाई, ये ट्रायंगल कैसे है, ऐसे करके है, ठीक है, यही ट्रायंगल तो है ना। इस ट्रायंगल में मुझे क्या क्या मालूम है, देखिए ज़रा, ठीक, क्या क्या मालूम है ट्रायंगल में। एक तो ये ट्रायंगल ऐसे कहाँ है, ऐसे तो है ही नहीं, डायगोनल तो इस तरफ है इसका, ठीक है, तो घुमा लेते हैं, ये ट्रायंगल ऐसे करके है, इस टाइप से है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या क्या मालूम है, तो एक तो इसका जो एंगल मालूम है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, एक एंगल तो मालूम चल गया कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये देखिए, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, कितना रेडियस था 100 मिलीमीटर, तो 100 प्लस 100, इसका मतलब हमें इसका हाइपोटेनस मालूम है, कर्ण मालूम है, ये है 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। दो चीज़ें मालूम चल गई। अब एक तीसरी चीज़ के चक्कर में पड़ा जाए, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तो देखो भाई, ये हाइट तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन इसको टच कर रहा हो, ये जो लाइन जा रही है इसको टच कर रहा हो, इस सर्किल को दी ये लाइन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ये साइड जो बेस है ये मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, हमें पूरा कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, आपने कहा ये पूरा 360 है। इस 360 में इधर ये साइड कितनी है, यहाँ तक मालूम है, ये कितना है, रेडियस है, ये रेडियस यहीं से निकल जाएगा, तो ये 100 हो गया, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे। ऐसे ये 100 है, रेडियस है, तो यहाँ पर ये भी 100 निकल जाएगा, है ना, तो ये 100 निकल गया। अब ये जो बीच का गैप बचा वही तो है, तो 360 में से 100 और माइनस 100, दो बार 100 माइनस कर दें, तो 360 में से 100 प्लस 100 माइनस कर दें, मतलब 200 माइनस कर दें, तो 360 में से अगर 200 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 160। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमें मालूम है, कैसे मालूम है कि हमारे पास टोटल कितना था 360, इसमें से हमने एक बार इधर से 100 माइनस किया और एक बार इधर से 100 माइनस किया, तो हमें मिल गया 160। अब आपको इस ट्रायंगल में बेस पता है ना, 160, ये क्या है, आधार है, ठीक है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो अब आपको अगर ये एंगल निकालना था अल्फा, यही एंगल तो अल्फा है, अल्फा एंगल कौन सा है, दिस एंगल इज अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 160 डिवाइड बाई 200। कैल्सी उठा लो बेटा और अल्फा निकाल लो, कहाँ गया कैल्सी, हाँ ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, शिफ्ट कॉस इनवर्स, ब्रैकेट लगाइए, 160 डिवाइड बाई 200 ब्रैकेट बंद, इक्वल टू आता है 36.86, दिस इज 36.86 डिग्री। ये आपने अल्फा निकाल के दे दिया, ठीक है। अब जब अल्फा निकल गया तो अब सारा खेल खत्म, इसको लेके इधर आते हैं, ठीक है, इसको लेके इधर आते हैं। एंगल हमें मिल चुका है, कितना मिल चुका है यहाँ लिख लेते हैं फिर से, नहीं तो छुप जाएगा, कितना हो गया है, अल्फा इज इक्वल टू हो गया है 36.86 डिग्री, ठीक है ना। इसको हमें यूज करना है, ठीक, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं। अब आपको एंगल मिल गया है, ठीक है, तो इसमें जो पहला ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक है, इसका नाम हम मान लो 1 दे देते हैं, इसका नाम, इस पर लगाना है लामी, ठीक है, इस पे 1 पे लगाएंगे लामी, ठीक है। तो स्फेयर 1 इस पे अप्लाई करेंगे, क्या, इस पे अप्लाई होगा लामी थ्योरम, ठीक है भाई। चलिए लामी को याद करिए, अप्लाई किया जाएगा लामी थ्योरम, बहुत ध्यान से, लामी बिल्कुल जल्दी जल्दी लगाएंगे। एक फोर्स लेंगे, बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल लेंगे। तो पहला फोर्स हमने लिया आर बी, तो आर बी फोर्स हो गया, तो सॉरी
इसका नाम क्या था, इसका नाम भाई आर ए था, क्योंकि ये देखिए ये वाला फोर्स यहाँ से आ रहा था ना, ये बी गलत लिख गया, यहाँ भी आर बी, यहाँ भी आर बी, यहाँ भी आर बी, कितने आर बी, कितने आर बी नहीं, इसका नाम क्या है, आर ए, ये है आर ए, मिस्टेक होती रहती है, ठीक है, ये हो गया आर ए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, आर बी लिया गया पहला फोर्स, आर बी लिया तो आर ए और 100 के बीच का एंगल कितना है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, आप कहेंगे आर बी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू आर ए अपॉन इसके बीच का एंगल, तो अल्फा मालूम है 90 ये है, 90 प्लस अल्फा, तो आप लिखेंगे साइन 90 प्लस 36.86 इज इक्वल टू 86 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 फोर्स लिया जाए तो 100 डिवाइड बाई ये एंगल चाहिए आपको, कितना हो जाएगा, पूरा पूरा कितना है 180, 180 में से माइनस कर देंगे अल्फ़ा को तो ये एंगल मिल जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 36.86। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करना है, एक बार इसको साथ लेके सॉल्व करना है, एक बार इसको साथ लेके सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं करके, है ना। आर बी निकालना चाह रहा है, साइन 91 होता है तो ये हो सकता है 100, है ना, डिवाइड बाई साइन विद इन ब्रैकेट 180 माइनस 36.86। फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आर बी इज इक्वल टू मेरे पास जो आ रहा है 166.70 न्यूटन, ये मैंने आर बी दिया, आप चेक कर लीजिएगा शायद सही ही हो, मिस्टेक ना हुआ हो। अच्छा, अगर आर ए निकाला जाए तो यहाँ से आर ए भी निकाल सकते हैं। आर ए क्या हो जाएगा, ठीक है, आर ए हो जाएगा पहले तो 100 मल्टीप्लाइड बाई ये साइन विद इन ब्रैकेट 90 प्लस 36.86 ब्रैकेट क्लोज, ये आया 80 पॉइंट इतना, डिवाइड बाई कर दें इसको, डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 36.86, तो ये हुआ 133.38। ऐसा आंसर मेरे पास आ रहा है। मैं चाहूँगा ज़रूर कि एक बार इसको आप चेक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो अब ये हमने पहले इस स्फीयर को सॉल्व करके ये निकाल के रख लिया, ठीक है, ये निकाल के रख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, किसको, बड़े वाले स्फीयर को। तो चलिए बड़े वाले स्फीयर को सॉल्व करते हैं, और हमें यहाँ से ये आंसर मिल चुका है, आर बी कितना है, आर ए कितना है। तो आर बी की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इस हमें थोड़ा साफ करना पड़ेगा इधर से, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू आई है कितनी, 166.70, ठीक है। अगर ये आर बी है तो ये भी आर बी, इसकी वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 166.70 न्यूटन, और साथ में आर ए आ गया है, आर ए का मतलब ये आ गया है, आर ए की वैल्यू है 133.3 न्यूटन, ठीक है ना। अब हम इसकी जो नीचे वाली बॉल है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। अल्फ़ा भी मालूम है, आर बी भी मालूम है, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, मैदान साफ़ करना पड़ेगा। चलिए मैदान साफ़ करते हैं। हाँ भाई, चलिए आप लोग, तो ये सब हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हट गया, ये सब हट गया, और यहाँ बहुत सफाई से इसको हटा लें, ये हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा मालूम है ना, कितना है भूलिएगा नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ लिख लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है 36.86 डिग्री। अब आइए यहाँ काम करते हैं। देखो भाई, ये जो 2 नंबर
फुटबॉल है, फुटबॉल नंबर 2, इसको कह रहे हैं फुटबॉल नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर फुटबॉल पे स्पष्ट दिख रहा है 4 फोर्स हैं, कॉन्करेंट है, इक्विलिब्रियम में भी है, लेकिन 4 फोर्सेज हैं, इसलिए इस पर लामी की तो सोचेंगे भी नहीं सोच सकते, ठीक है ना। इस पे हमें शुद्ध रूप से कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी पड़ेगी फॉर द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो हमें सभी फोर्सेस को एक्स और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। सब राइट टाइम है, ये आर भी बदमाशी करता है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका कंपोनेंट इधर जाएगा एक, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। इधर जो जाएगा तो इसे कहेंगे आर बी कॉस अल्फा। आर बी हमें मालूम है ना, कितना है 166.70, मीन्स 166.70 कॉस अल्फा, अल्फा भी मालूम है ना 36.86। सॉल्व कर लें इसको, थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, करने में इजी रहेगा, है ना। तो कितना है 166.70, है ना, 166.70 कॉस 36.86, ये आता है 133.130, तो लिखा ही था पहले ही 133.37, है ना। 166.70 cos 30 ये हो गया। ऐसे ये क्या आएगा, ये आएगा 166.70 साइन अल्फा। इसको ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसको लिख लें 166.70 साइन 36.86, तो ये हो जाता है 99 ये आ रहा है 99.99, ये हो गया, ठीक है। इसको अगर 100 ही मान लिया जाए कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 100 लेके चलेंगे, 100 न्यूटन से, ठीक है। ये इसको लेंगे 100 न्यूटन, ठीक। चलिए, तो अब हमारे पास इस फोर्स का कोई काम नहीं बचा, किसका, ये जो आर बी है इसका कोई काम अब नहीं बचा, इसको ख़त्म कर दीजिए। अब इस पर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई लगाना है, तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई लगाते हैं। पहले लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहता क्या है, जितने फोर्स लेफ्ट उतने फोर्स राइट। तो लेफ्ट में कितने फोर्स हैं, इस तरफ 133.37, 133.37 इक्वल टू राइट कितने हैं, आर डी, ठीक है। तो भाई एक आंसर तो यही आ गया, सीधे सीधे आ गया, कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, आपको आर डी तो मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा देखें, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कहता है जितने फोर्स ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, ठीक है। ऊपर कितना है, आर सी, और नीचे क्या क्या है, एक तो ये 100 है और एक ये 100 है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आ गया है, तो यार बहुत आसान हो गया, 100 प्लस 100, ये आ गया आर सी इज इक्वल टू 200 न्यूटन। इस तरीके से अपने पास अब सारे आंसर आ चुके हैं। देखिए ध्यान से क्या क्या आ चुके हैं। यहाँ से हमें आर डी मिलता हुआ दिख रहा है, साफ साफ सा क्या दिख रहा है, ये आर डी, ये आर सी, और आर बी देखिए यहाँ निकाल चुके थे पहले ही, और आर ए यहाँ निकाल चुके थे पहले ही। तो सारे आंसर अपने पास आ चुके हैं। इस तरीके से आपने देखा कि जैसे ही थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बढ़ जाती है। और प्रॉब्लम बढ़ती किस बात की है, सिर्फ थोड़ी सी ज्योमेट्री को देखना पड़ता है और थोड़ी सी एंगल को देखना पड़ता है। मैकेनिक्स पढ़ने के लिए अगर आपके पास हाई स्कूल लेवल तक की, 10th लेवल तक की ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेडी है, तो इस टाइप की समस्या आपके पास आएगी नहीं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये काम आप ठीक से समझ पाए होंगे, है ना। अगर ठीक लगा हो तो कुछ और लोगों को शेयर करिए, और बच्चों तक ये चीज़ जानी चाहिए। अगर काम की हो तो, नहीं काम की हो तो मत करिए, ठीक है। चलिए, तब तक रात ज़्यादा हो गई है ना। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, पढ़ते रहिए, ओके।